नमस्कार दोस्तों। सास अपनी गोरी और नौकरी करने वाली बहू पर प्यार लुटाती थी, जबकि दूसरी बहू को हर बात पर ताने देती थी। उसे कभी बहू नहीं नौकरानी समझा गया। लेकिन जिस दिन वही बहू घर छोड़कर चली गई, उस दिन पूरे परिवार को उसकी असली कीमत समझ आई। आखिर क्या हुआ था उस घर में? आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी आंखें नम कर दे। अरे नंदनी बहू, जरा इधर तो आना। देखो सबने नाश्ता किया या नहीं, और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। बारात निकलने वाली है, पता नहीं वहाँ कैसा इंतजाम होगा। दूसरी जाति के लोग हैं, उनके रीति रिवाज भी अलग होंगे। मेरी तो सारी इच्छाएं अधूरी ही रह गई। माँ जी चिंता भरे स्वर में बोली। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। आरव जी की पसंद बहुत अच्छी है। फोटो में तो होने वाली बहू बहुत सुंदर लग रही थी। उनका परिवार भी बहुत अच्छा प्रतीत होता है। बड़े भैया और पिताजी वहां जाकर हमारे सभी रीति रिवाज समझा देंगे। आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। तभी पीछे से आवाज आई, भाभी मेरे लिए भी एक कप चाय बना दीजिएगा। घर की मंझली बहू नंदनी रसोई में आकर गैस पर चाय का पानी चढ़ाते हुए सोचने लगी, चलो अब छोटी देवरानी आ जाएगी तो मुझे भी घर के कामों से थोड़ा आराम मिलेगा। शायद तब मैं अपने लिए भी थोड़ा समय निकाल सकूंगी। नंदनी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। उसकी आंखों में भी कुछ बनने के सपने थे, लेकिन हर बार परिस्थितियां उसके सपनों के रास्ते में आ खड़ी होती थी। शादी से पहले वह अपने माता पिता और बड़े भाई की हर बात मानती थी। उसके पिता चाहते थे कि वह आगे पढ़े, एमबीए करे और एक बड़ा पद हासिल करे। लेकिन उसकी माँ बेटी को घर से दूर भेजने के पक्ष में नहीं थी। वहीं उसका भाई तो उसके आगे की पढ़ाई के लिए बिल्कुल खिलाफ था। वह अक्सर कहता, अब बहुत पढ़ाई हो गई, बीकॉम भी पूरा कर लिया, अब शादी की तैयारियां करो। पढ़ाई पर और पैसे खर्च करने का क्या फायदा? कल को दहेज के लिए भी तो पैसे जोड़ने हैं। फिर वह कहता है, चलो मैं तुम्हारा नाम सिलाई केंद्र में लिखवा देता हूँ। मेरी दुकान के पास बहुत अच्छा प्रशिक्षण केंद्र है, जहाँ बहुत सी लड़कियां सिलाई सीखने आती हैं। अपने अतीत की यादों में खोई नंदनी अचानक वर्तमान में लौटी, जब उसकी भतीजी काव्या रसोई में आकर गैस बंद करते हुए बोली, चाची आप अभी तक तैयार नहीं हुई? जाइए जल्दी से तैयार हो जाइए, यहाँ सब मैं संभाल लूंगी। नंदिनी मुस्कुराकर बोली, नहीं बेटा, अगर माँ जी ने देख लिया तो नाराज हो जाएगी। बस चाय बन ही गई है, मैं सबको देकर आती हूँ, फिर तैयार हो जाऊंगी। अरे चाची आप भी ना, जाइए मैं सब संभाल लूंगी। आज तो आपको अच्छे से तैयार होना है, बैंड बाजे वाले भी आ चुके हैं। पहले हम सब खूब नाचेंगे, फिर बारात लेकर जाएंगे। नंदिनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हमारे यहाँ बहुएं बारात में नहीं जाती, माँ जी ने मना किया है। तुम लोग जाओ और खूब आनंद करो। तभी बाहर से माँ जी की आवाज आई, अरे नंदिनी बहू, अभी तक चाय नहीं लाई क्या? नंदिनी जल्दी जल्दी चाय छाने लगी। काव्या पैर पटकते हुए बाहर चली गई। उसके जाते ही नंदिनी के होठों पर एक फीकी मुस्कान आ गई। वह मन ही मन सोचने लगी, अब कैसे समझाऊं इसे? मेरा संसार, मेरी पूजा, मेरा गहना, सब कुछ तो यही घर और यही रसोई बन चुका है। सबको चाय देने के बाद वह बच्चों के कमरे में पहुंची। उसके दोनों बेटे शेरवानी पहनकर किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहे थे। उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखी काजल की डिबिया से थोड़ा सा काजल लिया और दोनों के कानों के पीछे लगाते हुए प्यार से कहा, मेरे बच्चों को किसी की नजर ना लगे। मेरे बेटे को तैयार करके नंदिनी अपने कमरे में आ गई। आसमानी रंग की जरीदार साड़ी, गोल्डन ब्लाउज और मेकअप के नाम पर मांग में लाल सिंदूर और माथे पर मैरून बिंदी, सांवला रंग, उस पर लंबे काले बाल और मदहोश करने वाली कजरारी आंखें। नंदिनी जैसे ही कमरे से निकलने लगी, काव्या और उसकी छोटी बहन दीप्ति कमरे में प्रवेश करती है। अरे वाह चाची, यह साड़ी का रंग और फुल स्लीव का ब्लाउज तो बहुत मस्त लग रहा है, पर यह क्या, आपने मेकअप नहीं किया? कम से कम आज तो लिपस्टिक लगा लीजिए। और देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। दीप्ति अपने स्लिंग बैग, जिसे अपने कंधे पर टांग रखा था, उसमें से एक गजरा निकालकर नंदिनी के बालों में लगा देती है। सांप की तरह लटकती लंबी चोटी पर जूही के फूलों वाला सफेद गजरा बहुत ही सुंदर लग रहा था। वाह चाची, आपके बाल बहुत सुंदर हैं, पर इन्हें खुला ही रखती। काव्या और दीप्ति ने एक साथ कहा तो नंदिनी बोली, ना बाबा ना, बाल संभालू या सिर पर यह पल्लू। क्या चाची, मम्मी बुआ और बड़ी चाची सब आपका इंतजार कर रही हैं आंगन में, जल्दी आइए। तभी राज दौड़ता हुआ आया। रुक छोटे, तू जा, हम चाची को लेकर आते हैं, बस 5 मिनट में।
काव्या और दीप्ति ने अपना मेकअप किट निकाला और नंदिनी के होठों पर मैरून लिपस्टिक लगा दी। दोनों अपनी कलाकारी दिखाने लगी तो नंदिनी हाथ जोड़कर बोली, बस हो गया मेरा मेकअप। और कितना रंगोगी मुझे? भगवान ने मुझे रंगने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इस काले रंग पर पाउडर कितना भी लगा लो, यह काला ही रहेगा। चाची, आप भी ना, आप नहीं जानती कि आज आप कितनी सुंदर लग रही हैं। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। नंदिनी जानती थी कि उनके मुस्कुराने का कारण। सामने चाहे जो कहे, कितने भी प्यार से बात करे, पर वे उसके बारे में क्या सोचती है उसे सब पता था। आंगन में बैंड बाजा बजने लगा और सभी ने डांस करना शुरू कर दिया। नंदिनी के पैर भी थिरकने लगे। स्कूल और कॉलेज के हर कार्यक्रम में वह डांस की प्रैक्टिस करती थी। कोई भी नया गाना सुनती, लोकगीत सुनती तो उस पर खूब नाचती, पर कभी स्टेज पर अपनी कला दिखाने का मौका नहीं मिला था। वह डांस बहुत अच्छा करती थी, पर स्टेज पर प्रस्तुति देने के लिए हमेशा एक सुंदर चेहरा ही ढूंढा जाता था और उसे हर बार रिजेक्ट कर दिया जाता था। नृत्य और संगीत से ध्यान हटाकर उसने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया था। किताबों से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता। किताबें ही होती है जो पढ़ने वालों के रंग रूप को देखकर ज्ञान नहीं देती। आज वर्षों बाद लाउड म्यूजिक पर बजता गाना, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेकर, सुनकर नंदिनी अपने आंचल को कमर में खोसकर नाच रही थी। उसके पैर जैसे रुकना ही नहीं चाह रहे थे। वह बहुत खुश थी। छोटी देवरानी जो आने वाली थी। अपनी दोनों जेठानियों की तरफ देखते हुए वह मन ही मन इतराने लगी, अब मैं भी जेठानी बनूंगी। पर उसकी यह खुशी कब तक रहेगी वह नहीं जानती थी। पढ़ी लिखी सरकारी नौकरी करने वाली देवरानी आ रही थी। वह मुझे जरूर समझेगी और मेरी भी इज्जत करेगी। यहाँ तो सब हमेशा बेइज्जती करने के मौके ही ढूंढते हैं। अब यही नाचते रहोगे तुम सब, या शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। बड़े जेठ जी की आवाज सुनते ही नंदिनी अपना पल्लू सिर पर रखती है। तभी छोटी जेठानी कोहनी मारते हुए कहती है, आज आजादी है, छोटे देवर जी की शादी है, मैं तो नहीं रखने वाली सिर पर पल्लू। सारे बाल और ये गजरा खराब हो जाएंगे। ठीक है दीदी, आपको जैसा ठीक लगे, पर माँ जी नाराज ना हो जाए। होने दो, यह दिन क्या रोज रोज आएगा। आज की सारी फोटो और वीडियोस में अच्छी फोटो आनी चाहिए। बैंड बाजे के साथ बारात जा चुकी थी। नंदिनी, सुमित्रा जी और उनकी बड़ी बहन बारात में नहीं गए। सुमित्रा जी ने सभी औरतों को मना किया था, पर ना तो बेटियों ने उनकी बात सुनी और ना ही दोनों बड़ी बहुओं ने। फिर दोनों पोतियां कैसे नहीं जाती अपने छोटे चाचू की बारात में। सबके जाने के बाद नंदिनी यहाँ वहाँ पड़े जूठे कप और गिलास समेटने लगी। घर पूरा बिखरा पड़ा था। उसने फटाफट सारे कमरों की चादरें बदली, सोफा कवर ठीक किए। साफ सफाई करने के बाद जब उसका गला सूखने लगा तो उसे याद आया कि उसने सुबह से कुछ खाया ही नहीं था। चाय और ब्रेड लेकर जैसे ही बैठी थी कि तभी सासू माँ ने आवाज दी, मंजली बहू, काव्या और दीप्ति को फोन करके पूछ लो, सब लोग वहां पहुंच गए हैं, सबका स्वागत अच्छे से हो रहा है ना? हाँ माँ जी, अभी फोन करती हूँ। वह प्लेट को टेबल पर रखकर फोन लगाने लगी। घंटी बजती रही, पर किसी ने फोन नहीं उठाया। अभी लगता है वहां कोई रस्म चल रही होगी। मैं थोड़ी देर में फिर से कोशिश करती हूँ। थोड़ी ही देर में काव्या और दीप्ति ने वीडियो और फोटो भेजना शुरू कर दिया। नंदिनी ने सासू माँ और मौसी सास को ये वीडियो दिखाने शुरू किए। दोनों बहुत खुश हो रही थी कि वहां की सारी रस्में यहाँ बैठे बैठे ही देख पा रही थी। बहू के गृह प्रवेश की रस्मों की तैयारी करती नंदिनी अपनी शादी का दिन याद कर रही थी। कितनी रोई थी वह। उसके भतीजे भतीजियां उसे पकड़कर बैठे हुए थे और माँ के पास तो 2 पल बैठने का भी समय नहीं था। वह शादी में आए रिश्तेदारों की खातिरदारी में ही व्यस्त थी। वह किससे अपने मन की बात कहती, कुछ समझ में नहीं पा रही थी। नए लोग, नई जगह, सब कुछ कैसे संभाल पाएगी मम्मी पापा के बिना। फिर जब पार्लर वाली आई तो उसे तैयार करने लगी तो उन सूजी हुई आंखों को मेकअप से सजाने की कोशिश करती रही, जिनमें ढेरों सवाल थे। क्या विदाई के बाद मैं सचमुच पराई हो जाऊंगी? क्या सब मुझे भूल जाएंगे? वह पापा की लाडली बिटिया थी। पापा उसकी हर बात मानते थे, फिर क्यों उसे खुद से दूर कर रहे थे? वह एक एक पल को महसूस कर रही थी। जब पहली बार कुणाल का हाथ उसके हाथ पर था, कन्यादान, फेरे, सारी रस्में और फिर विदाई। एक अनजान इंसान के साथ एक अनजानी जगह आना, सब कुछ कितना अजीब लग रहा था। कुणाल और नंदिनी की अरेंज मैरिज हुई थी। नंदिनी के पापा को
कुणाल बहुत पसंद था, पर नंदिनी की पसंद क्या थी यह जानने की उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की। पढ़ने लिखने की छूट तो थी, पर शादी के विषय में पापा ने साफ कह दिया था, तेरी शादी हमारी मर्जी से ही होगी। वह कुछ बोल ही नहीं पाई थी। सुमित के साथ अपनी आखिरी मुलाकात याद आते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। जब पापा रिश्ता तय करके आए थे तब वह अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। वर्तमान में लौटती नंदिनी के मन में बार बार यही बात आ रही थी कि आज देवर जी अपनी पसंद की लड़की से शादी कर रहे हैं। क्यों नहीं सुमित अपने माता पिता से अपनी शादी की बात कर पाया, और क्यों नहीं मैं मम्मी पापा को सुमित से मिलवा पाई। बारात दुल्हन को लेकर लौट आई। सब दुल्हन की तारीफ कर रहे थे, सरकारी नौकरी और इतनी सुंदर लड़की। सुमित्रा जी तो बलैया लेते नहीं थक रही थी। उन्होंने अपनी नई बहू को सोने की चूड़ियां पहनाई। सभी रस्मों में व्यस्त थे और नंदनी रसोई में। किसी को कॉफी चाहिए थी तो किसी को हॉर्लिक्स। सबकी पसंद नापसंद का ध्यान उसे अच्छे से रहता था। उसे भी तो सुमित्रा जी ने मुंह दिखाई में चांदी पर सोने का पानी चढ़ा हुआ हार का सेट दिया था, जिसमें कानों के झुमके और अंगूठी भी थी। पर आज भी वे शब्द नंदिनी के कानों में गूंजते हैं। जब सुमित्रा जी के पास उसे ले जाया गया था, छोटी बेटी उसका घूंघट उठा रही थी कि तभी सुमित्रा जी बोल पड़ी थी, रहने दे छोटी, यह सेट भाभी को दे दे, कुणाल की दुल्हन के लिए बनवाया था। इसके तो हाथ ही इतने काले हैं तो मुंह कैसा होगा। वैसे भी काला रंग देखकर ही घिन आती है। इसका खानदान बहुत अच्छा है, वरना किसी ने बताया ही नहीं था कि इसका रंग ऐसा है। यह शब्द तीर की तरह उसके दिल में चुभ गए थे और उसे बार बार सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि फिर क्यों दूसरे की संतान को अपने घर की बहू बना रही है। क्या पापा ने सच में मेरे रंग रूप के बारे में नहीं बताया था? आज भी तो वह दूसरे की ही संतान पर अपना प्यार लुटा रही है। छोटी बहू गोरी है, सुंदर है, सरकारी नौकरी भी करती है। क्या यही कारण है कि सुमित्रा जी को वह इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसे इतने महंगे सोने के कंगन पहनाए और गले से लगा लिया? खुद को अतीत की यादों से निकालते हुए नंदिनी संभलने की कोशिश कर रही थी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और न ही मैं इसे अपने ऊपर हावी होने दूंगी। मन में यह ठान कर उसने रसोई का काम पूरा किया और फिर नए जोड़े की रस्मों में शामिल हो गई। उसने भी अपने पैसे जमा करके एक चांदी की पायल, बिछिया और साड़ी अपनी देवरानी के लिए खरीदी थी। मुंह दिखाई में नई बहू को देते समय वह उसकी आंखों में झांक रही थी, जैसे उसके मन की बातें पढ़ना चाहती हो। शादी के 4 दिन बाद रिसेप्शन था। सुमित्रा जी और उसके चारों बेटों ने इस शादी पर खूब खर्च किया था। पार्टी की तैयारियां भी जोरों पर थी। छोटा बेटा सबका लाडला था। नंदिनी से उम्र में सिर्फ 2 साल बड़ा ही था उसका देवर। जब वह शादी के बाद ससुराल आई थी तब वरुण प्रथम वर्ष में पढ़ता था। उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। 12वीं के बाद वह आगे पढ़ना ही नहीं चाहता था। उसके भाई जबरदस्ती उसका दाखिला करवा देते थे। नंदिनी, जिसकी किताबें उससे दूर हो चुकी थी, खुद को इस नए परिवार में इतने लोगों के बीच में बिल्कुल अकेला पाती थी। वरुण को तो जैसे एक मौका मिल गया था अपनी असाइनमेंट पूरे करने के लिए। उसने नंदिनी से पूछा। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री जैसे विषय उसने कभी नहीं पढ़े थे। जब वरुण ने अपनी किताबें और नोटबुक नंदिनी के हाथ में थमाई तो बोला, कोई बात नहीं भाभी, आपको बस देकर लिखना ही तो है। जब भी समय मिलता नंदिनी देवर जी की असाइनमेंट तैयार करती। पर एक दिन जब नंदिनी के जेठ जी को यह बात पता चली तो उन्होंने नंदिनी को डांटते हुए कहा, बहू, यह क्या कर रही हो? वरुण अपना काम तुमसे करवाता है और खुद दोस्तों के साथ समय बर्बाद करता है। उसे कुछ समझ न आए तो मदद मांगे। यह क्या कि सारा लिखने का काम तुझसे करवाता है। फिर वे अपने छोटे भाई पर भी बहुत गुस्सा हुए। उम्र में तुमसे छोटी है और M.Com फाइनल में है, और एक तू BE में। यह चौथी बार तेरा दाखिला करवाया है। उस दिन के बाद तो वरुण अपनी छोटी भाभी को अपना दुश्मन ही समझने लगा था। वह हमेशा किसी न किसी बात पर लड़ता और अपनी माँ से नंदिनी की शिकायत करता। देवर के रूप में जो एक भाई और दोस्त दिखाई दिया था, वह भी कुछ ही महीनों में दुश्मनी निभाने लगा। तब नंदिनी बहुत उदास रहने लगी। उसी समय उसे अपनी माँ से मिले हुनर की याद आई। उसने अपनी सास और दोनों नंदों की साड़ियों में फूल लगाना शुरू कर दिया। किताबों की जगह माँ ने उसके बैग में ऊन, सुई धागा, कैंची और सिलाई का सामान जो रख दिया था, वही उसका सहारा बन गया। भाभी देखो ना, ये ब्लाउज कितना ढीला है। छोटी ननद उसके पास अपना ब्लाउज लेकर खड़ी थी और नंदिनी पुरानी यादों को झटकते हुए बोली, ठीक है दीदी, मैं कोशिश करती हूँ। अरे हाँ,
इसे थोड़ा स्टाइलिश लुक भी दे देना। दर्जी ने इतने पैसे भी ले लिए और देखो ना कितना घटिया सील दिया है। रिसेप्शन पार्टी में इसे पहनूंगी तो सब मुझ पर हंसेंगे। मेरी इतनी सुंदर साड़ी का मैचिंग ब्लाउज अब इतनी जल्दी कौन सिलेगा? आप चिंता मत करें छोटी दीदी, मैं देखती हूँ इसे। आप बस मेरा यह ब्लाउज जल्दी से ठीक कर दो। ठीक है दीदी, मैं कपड़े बाद में प्रेस कर लूंगी, पहले आपका यह ब्लाउज ही ठीक कर देती हूँ। उसकी बाजू भी बहुत ढीली थी तो नंदिनी ने अपना रचनात्मक दिमाग लगाया। उसने फ्रिल्स बना दिए और उस गोल्डन ब्लाउज पर सफेद मोतियों से बाजुओं और गले पर सुंदर डिजाइन बना दिया। पीछे एक गोल्डन रिबन के टुकड़े से तितली बनाकर उसे मोतियों से सजा दिया। जब वह ब्लाउज तैयार हुआ तो एकदम स्टाइलिश लगने लगा। अब पहनकर देखिए दीदी, फिट हो रहा है। तब नंदिनी ने स्वाति को उसका ब्लाउज पकड़ाया तो वह हैरान रह गई। अरे भाभी, आप नया मंगवा लाई क्या? नहीं दीदी, यह तो वही है जो आपने दिया था। कमाल का हुनर है आप में। अब तो पार्टी में सबसे स्टाइलिश में ही लगूंगी। बहुत धूमधाम से रिसेप्शन संपन्न हुआ। नई बहू के तेवर पहले दिन से ही नंदिनी समझ गई थी। पहली रात जब घर के मंदिर में रस्मों के बाद उसे कमरे में भेजा गया तो उसका पहला सवाल था, क्या मैं नाइटी पहन लूं? इतने भारी लहंगे में बहुत असहज महसूस हो रहा है। नंदिनी ने समझाते हुए कहा, अपने कमरे में ही रहना, बाहर नाइटी पहनकर मत निकलना। सासू माँ को यह पसंद नहीं है और अभी घर में बहुत सारे मेहमान भी है, इसीलिए हल्की साड़ी या सलवार सूट पहन लेना। पर उसने नंदिनी की बात कहाँ मानी। अगले ही दिन वह नाइटी पहनकर पूरे घर में घूम रही थी। तब अपनी नई लाल चुन्नी उसे देते हुए नंदिनी ने कहा था, सुरेखा, कम से कम कमरे से बाहर निकलते समय सिर ढक लिया करो। हम लोग चीट से पर्दा करते हैं। नहीं दीदी, मुझसे नहीं होगा यह घूंघट में रहना। जैसी तुम्हारी मर्जी, कहकर नंदिनी तो अपने कमरे में आ गई थी। पर उसे चिंता हो रही थी कि अगर सासू माँ या जेठ जी ने उसे इन कपड़ों में देख लिया तो क्या होगा। शादी में आए सभी मेहमानों और रिश्तेदारों के जाने के बाद नंदिनी के छोटे जेठ जी सागर ने खुश होते हुए कहा, चलो अच्छा है भीड़ कम हुई। अपना ही घर धर्मशाला लग रहा था। सुमित्रा जी बोली, क्या सागर, कितना खाली खाली लग रहा है। अब घर दीदी और दोनों बिटियाओं के जाने के बाद चलो सब अच्छे से निपट गया। शादी भी अच्छे से हो गई, सब लोग खुशी खुशी गए हैं यहाँ से। आपने इतना कुछ दिया, सबको तो खुश नहीं होंगे क्या? सबको गहने और कपड़े कौन देता है माँ आजकल? किसी को, वह भी ऐसे नालायक बेटे की शादी में। अब तो इतना कमाता है, इतनी अच्छी सरकारी नौकरी कर रहा है, फिर भी तो उसे नालायक क्यों बोलता है? सागर देख नहीं रहा, राजकुमार जैसे सुंदर दुल्हन खोजकर लाया है। मुझे तो बहुत पसंद आई है छुटकी बहू, बिल्कुल चलती फिरती गुड़िया जैसी लगती है। आप अपने लाडले का ही पक्ष लो, आपके लाड प्यार ने ही उसे बिगाड़ दिया है। नंदिनी रसोई में काम करते हुए दोनों माँ बेटे की बातें सुन रही थी और मन ही मन सोच रही थी, सासू माँ का राज अब खत्म होने वाला है। शायद यह भी नहीं जानती कि सुरेखा हमारी तरह इनकी हर बात मानने वाली नहीं है। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, बहुत तेज और चालाक है। बहुत सोच समझकर अपने से उम्र में इतने बड़े लड़के से शादी की है। देवर जी लगभग उससे 10 साल बड़े थे। बहुत सारी शर्तों के साथ सुरेखा इस घर में रहने को तैयार हुई थी। वह बता रही थी कि अपनी सैलरी के सारे पैसे पहले की तरह अपने पापा के खाते में ही भेजेगी। उनकी नौकरी 5 साल पहले ही छूट गई थी, तब से पूरे घर का खर्च वही उठाती आई थी। उसकी बातें सुनकर नंदिनी को बड़ी हैरानी हो रही थी। जब सुरेखा ने कहा था, दीदी, जिस दिन वरुण जी ने मेरी कोई भी बात मानने से इनकार किया, उसी समय मेरा बोरिया बिस्तर बंद जाएगा। 4 दिन की आई लड़की इस तरह बोल रही थी, घर के सारे संस्कारों की धज्जियां उड़ा रही थी। सासू माँ ने हमें जो सिखाया और बताया, नंदिनी हमेशा वैसा ही करती आई थी। फिर भी सासू माँ उससे नाराज ही रहती थी। सबके ऑफिस जाने के बाद नंदिनी अपने दोनों बेटों को पढ़ा रही थी। घर के बरामदे में बैठकर गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी बच्चों की। सुमित्रा जी वहीं बैठी अनार के दाने निकाल रही थी। तभी गेट पर पोस्टमैन ने साइकिल की घंटी बजाई। नंदिनी आंचल सिर पर ठीक करते हुए दरवाजा खोलने गई। जैसे ही पोस्टमैन ने उसे देखा तो बोला, घर में कोई और नहीं है क्या? यहाँ साइन करना है। जाओ किसी को बुला लाओ। तुमसे नहीं होगा, तुम तो मुझे अनपढ़ दिखाई दे रही हो। दीजिए पेपर, मैं कर देती हूँ। अरे ये ले, अंगूठा लगा दे। लिखना आता है तुझे जो साइन करेगी?
क्या हुआ नंदिनी बहू, कौन है? सुमित्रा जी ने तेज आवाज में पूछा। कोई नहीं माँ जी, डाकिया है। इनकी चिट्ठी आई है, बस आ रही हूँ लेकर। तभी दीप्ति ट्यूशन से लौटकर आ रही थी। गेट पर डाकिया ने जैसे ही उसे देखा बोला, अच्छा हुआ बिटिया तुम आ गई। लो इस पेपर पर यहाँ साइन कर दो। दीप्ति ने साइन करके वह लिफाफा डाकिया के हाथ में से ले लिया। नंदिनी की आंखों में आंसू छलक आए। आज डाकिया उसे अनपढ़ समझ बैठा था, सिर्फ उसके पहनावे को देखकर। क्या पहनावे से किसी के अंदर का ज्ञान छिप जाता है? नितिन की कॉपी लेकर वह त्रिकोणमिति के सवाल जांचने लगी। उसके आंसू रुक नहीं पा रहे थे। जैसे ही कॉपी के पन्ने पर आंसू की बूंद गिरी, राज ने देख लिया और बोला, मम्मा आप रो रही हो? किसने मारा आपको? नंदिनी का मन कर रहा था कि खूब चीखे चिल्लाए और कहे कि किस्मत ने मारा है, संस्कारों ने मारा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ी, अपने स्कूल और कॉलेज के हर साल अव्वल आने वाली नंदिनी को आज एक डाकिया अनपढ़ समझ बैठा था, सिर्फ उसके कपड़ों और रहन सहन को देखकर। नंदिनी आंसू पोंछते हुए राज को गोद में बिठा लेती है और नितिन उसके कंधे पर सिर टिका देता है। मम्मा आप रोती हुई अच्छी नहीं लगती, मत रोना। सुमित्रा जी जो किचन में अनार का जूस बनाने चली गई थी, 2 ग्लास जूस लेकर अपने पोतों को देती है। मन लगाकर पढ़ो, बड़ा अफसर बनना है तुम दोनों को। जल्दी से यह अनार का जूस खत्म करो। बहू तुम उठो, जाओ किचन साफ करो, जूसर साफ करके धूप में रख दो। नंदिनी को तो आज हर बात पर रुलाई फूट रही थी। उसने शादी के बाद कुछ साल नौकरी भी की थी। स्कूल में मैथ्स और कंप्यूटर की टीचर थी नंदिनी, पर बच्चों के कारण और घर में होने वाली रोज की किचकिच के कारण उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। शाम को जब छोटी बहू ऑफिस से घर आई तो सुमित्रा जी ने नंदिनी से कहा, जूस और यह नाश्ता ले जा, छुटकी को देकर आ, थक गई होगी वह। नंदिनी ट्रे हाथ में लिए छोटी बहू को जूस और फ्राइड काजू बादाम देने उसके कमरे तक जा रही थी और अपने अतीत में खोई हुई थी। जब वह स्कूल से आती, 6 घंटे लगातार खड़े रहने के बाद थककर चूर हो जाती थी, पर आते ही अपना बैग किचन में रखकर हाथ पैर धोती और झूठे बर्तनों का ढेर उसके इंतजार में रहता था। फिर साफ सफाई और सारे कामों के बाद कहीं जाकर वह अपने कमरे में कपड़े बदलने जा पाती थी। हर महीने की पूरी सैलरी सासू माँ के हाथ में देती थी। नौकरी तो मैं भी करती थी, फिर इतना भेदभाव क्यों? सासू माँ के कहने पर ही नौकरी शुरू की थी और उनके मना करने पर छोड़ भी दी थी। सुमित्रा जी के घर में वर्षों से चलते नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जिसका विरोध सुमित्रा जी भी नहीं कर पा रही थी, बल्कि यह बदलाव तो उन्हें भी पसंद आ रहे थे, जो नंदिनी को मन ही मन बहुत अखर रहे थे। जब से नंदिनी इस घर में आई थी, उसने यही देखा था कि घर के सभी पुरुषों और बच्चों के खाना खाने के बाद ही घर की औरतें खाना खाती हैं, वह भी अपने पति की थाली में। उसने कभी इस बात का विरोध नहीं किया, बल्कि सहर्ष स्वीकार कर किया था। उसकी सबसे बड़ी जेठानी तो शादी के महीने भर बाद ही अलग हो गई थी। जिस तरह एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती थी, उसी तरह सुमित्रा जी और उनकी सबसे बड़ी बहू एक घर में साथ नहीं रह सकती थी। नंदिनी को तो अपनी शादी के कई साल बाद पता चला था कि उसकी 2 जेठानियां हैं। सासू माँ भी हमेशा उसे मंजली बहू ही कहती थी। जब सुरेखा को घर का यह नियम बताया गया तो उसने साफ मना कर दिया और बोली, मैं तो सिर्फ वरुण जी के साथ बैठकर ही खाना खाऊंगी। यह मुझे अपने हाथों से वैसे ही खिलाएंगे जैसे पहले ऑफिस और होटल में खिलाया करते थे, और वैसे भी ऑफिस जाना होता है तो जल्दी ही सोने जाएंगे हम दोनों। जब डाइनिंग टेबल पर सुरेखा और वरुण एक ही थाली में हंसी ठिठोले करते हुए खाते तो सभी उसका आनंद उठाते, पर नंदनी को यह बात पसंद नहीं आती। घर का माहौल बिगड़ रहा है। जेठानी जी की दोनों बेटियां बड़ी हो रही है और मेरे दोनों बेटे भी अब बड़े हो रहे हैं। बच्चे अब सवाल करने लगे हैं कि मम्मा आप क्यों नहीं हम सबके साथ खाने के लिए बैठती हो। नंदनी अपना खाना अब अधिकतर किचन में बैठकर ही खाती थी। जब देवर और देवरानी एक साथ एक ही थाली में एक दूसरे को अपने हाथों से खिलाते, हंसी मजाक करते, तो उसे अच्छा नहीं लगता था। उम्र में चाहे वरुण नंदनी से 2 साल बड़ा था, पर रिश्ते में तो छोटा देवर ही था। अगर इस तरह हंसी ठिठोली और मौज मस्ती करनी ही है तो अपने बेडरूम में ही जाकर करनी चाहिए। यह बात वह धीरे से कई बार अपनी जेठानी के कानों में बोल चुकी थी, पर जेठानी को भी बड़ा मजा आता था यह सब देखकर। अरे नंदनी,
क्यों परेशान होती है? समय बदल रहा है, आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं। अच्छा, तो क्या देवर जी आजकल के हैं और हम प्राचीन युग के? खुद के ही प्रश्न पर उसे हंसी आ जाती। एक दिन जब रात काफी हो चुकी थी, वरुण और सुरेखा 1 घंटे से खाने की थाली लिए मौज मस्ती में लगे थे। कभी सुरेखा वरुण को चिकोटी काटती तो कभी वरुण उसके गालों पर चुटकी काटता, तो कभी उसे चूम लेता। नंदिनी ने अपने खाने की थाली लेकर रसोई में ही खाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर सुमित्रा जी बोली, अरे मंजली, ये दोनों तेरा खाना छीन थोड़ी नहीं लेंगे जो तू यहाँ अकेले बैठकर खा रही है। नंदिनी मन ही मन सोचने लगी, क्या हो गया है माँ जी को? क्या अब इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता? इन्होंने ही तो हमेशा हमें बताया था कि पति के खाने के बाद उनकी थाली में खाने से पति की उम्र बढ़ती है और सुहाग बना रहता है, और पति को अपना झूठा खिलाना घोर पाप है। मेरी तो शर्म से गर्दन झुक जाती है यह सब देखकर। कभी अपनी बहन भाभी को और यहाँ भी जेठानी नंदों में से किसी को ऐसे नहीं देखा। अभी यह सब हजम करने में समय तो लगेगा, नंदिनी सोचती। सुरेखा अपने घुटनों से ऊपर तक की नाइटी, जिसके ऊपर से लंबी चीर भी थी, जो आगे से खुली रहती थी, पहनकर पूरे घर में घूमती। गेट पर भी घंटों खड़ी रहती, न तो साथ में दुपट्टा रखती, न सिर ढकने की तो बात ही अलग थी। एक ही घर में रहने वालों के लिए अलग अलग नियम। नंदिनी भी रात को नाइटी ही पहनती थी सोते समय, पर कभी भी किसी ने उसे बेडरूम से बाहर नाइटी में नहीं देखा। वह हमेशा साड़ी पहनकर ही कमरे से बाहर निकलती। उसने अपनी सास और जेठानी को हमेशा जैसा देखा वैसा ही रहना सीखा था। यदि कभी किसी काम से या मायके जाते समय सूट पहन भी लेती तो सुमित्रा जी के गुस्से की शिकार होती। आते ही सबसे पहले सूट बदलकर साड़ी पहनती। उसे तो उल्टा पल्लू रखने की भी इजाजत नहीं थी। दिल्ली महानगर में पली बड़ी नंदिनी खुद को इस तरह ढाल चुकी थी जैसे कोई अनपढ़ और गंवार हो। पर क्या उसके ही तरह छोटी बहू भी खुद को बदलेगी, या फिर घर के नियम बदलेंगे? घर में सब लोग सुरेखा पर अपना प्यार लुटाते। वह देखने में बेहद खूबसूरत थी, सरकारी नौकरी करती थी और हमेशा सबके लिए कुछ न कुछ लाती रहती थी। तरह तरह का खाना बनाती। जब भी उसके ऑफिस से छुट्टी होती वह अपनी पसंद का खाना बनाती, कभी डोसा इडली तो कभी चाउमीन पास्ता। बच्चे खुश होकर खाते और छोटी चाची के गुणगान गाते। जब रात का खाना सुरेखा बनाती तो वह इतना मसालेदार होता कि कुणाल जी, उनके बड़े भाई और नंदिनी से बिल्कुल नहीं खाया जाता। नंदिनी कितनी बार समझाती, सुरेखा, तुम्हारे दोनों जेठ जी इतना मसालेदार नहीं खा पाते, पर वह तो सिर्फ वरुण और अपने स्वाद के अनुसार ही खाना बनाती, और सारे जूठे बर्तन तो नंदिनी और उसकी जेठानी ही मांजती। सुरेखा कहती, मुझे जूठे बर्तन मांजने में घिन आती है, और बड़े बर्तन तो मैं मांज ही नहीं सकती। अपनी जूठी थाली और टिफिन बॉक्स सिंक में रख देती। एक दिन नंदिनी ने कहा था, छोटी, हमारे यहाँ कोई काम वाली नहीं है, हम सब मिलकर ही सारा काम करते हैं। सुरेखा बोली, आप है ना दीदी, बर्तन मांजने का काम तो आपका ही है। आखिर आप अनपढ़ों वाली जिंदगी तो जी रही है, नौकरी तो करती नहीं। मैं रात की सब्जी बना दूंगी और रोटी आप बना लेना। नंदिनी सोचती, जब सारा काम मैं ही करूंगी तो अपने पति और बच्चों की पसंद की सब्जी क्यों नहीं बना सकती? सुरेखा को समझाना तो बेकार था। जिस दिन जितना कहा जाता कि मसाला कम डालना, उस दिन उतनी ही तीखी दाल सब्जी बनाती। दिन का खाना बड़ी बहू और नंदिनी बनाती, जो अपनी अपनी पसंद और अपने पति बच्चों की पसंद का ध्यान रखती थी। सुमित्रा जी की सबसे बड़ी बहू और बेटा तो अलग ही रहते थे। सुरेखा के घर की छोटी बहू बनकर आने के बाद अब बड़ी बहू का भी सुमित्रा भवन में आना जाना बढ़ गया था। उसे तो टीवी पर सीरियल देखने से ज्यादा मजा सुरेखा और वरुण की चुहल भरी प्रेम लीला देखने में आता था। बड़ी बहू भी छोटी बहू के साथ खूब बातें करती, पर जैसे ही नंदिनी को देखती किसी न किसी बात पर उसे डांट देती, और छोटी बहू के सामने उसकी बेइज्जती करने से बाज नहीं आती। कभी कभी नंदिनी को लगता कि वह इस ग्रह की प्राणी ही नहीं है, बल्कि किसी दूसरे ग्रह से आई है। सुमित्रा भवन में अब चारों तरफ सुरेखा ही छाई रहती थी। छोटी छोटी बात पर सब नंदिनी पर चीखते चिल्लाते। जो काव्या और दीप्ति पहले चाची चाची करते नहीं थकती थी, अब छोटी चाची के ही आगे पीछे घूमती और हमेशा नंदिनी पर गुस्सा करती। जेठानी भी छोटी देवरानी का ही पक्ष लेती। छोटी बहू बहुत शातिर और चालाक थी, चेहरे पर मुस्कान बिखेर कर मीठी मीठी बातें करती और पीठ पीछे खंजर चलाती। सासू माँ की चहेती बन गई थी, नंदिनी के खिलाफ उन्हें भिड़काती रहती। दीदी ने मुझे यह कहा, वह कहा, मुझे यह नहीं करने दिया, वह नहीं
करने दिया, मतलब ढेर सारी झूठी शिकायतें। कभी सासू माँ के बालों में तेल लगाती तो कभी हाथ पैर दबाती। उनकी पसंद की सब्जियां, फल और मिठाइयां ऑफिस से आते समय लेकर आती, जिसके पैसे तो वरुण ही खर्च करता, पर श्रेय छोटी बहू ही ले जाती थी। सबके जन्मदिन और शादी की सालगिरह पर उपहार देती। सुमित्रा जी हर किसी से कहते नहीं थकती थी, देर से ही सही पर भगवान ने कितनी अच्छी बहू दी है हमें। सर्वगुण संपन्न, बहुत अच्छा स्वभाव है, इतना अच्छा, और तरह तरह का खाना बनाती है, सबका ध्यान रखती है। नंदिनी तो पहले दिन से ही जानती थी कि सासू माँ आखिर इतनी खुश क्यों रहती है। क्या इसीलिए कि सुरेखा खाने पीने का सामान अपने हाथों से उन्हें देती है? वही छोटा बेटा जो पहले एक पैसा भी खर्च नहीं देता था, अब हमेशा तरह तरह की चीजें लाता रहता था। सुरेखा ने तो साफ कह दिया था, अपनी सैलरी में से एक पैसा भी मैं नहीं निकालती हूँ। जब से नौकरी लगी है और वरुण से दोस्ती हुई है, मेरा सारा खर्च यही उठाते हैं। रोज ऑफिस लाना ले जाना भी यही करते आए हैं। मेरी मम्मी डैडी तो शुरू से ही कहते थे, शादी करनी है तो वरुण जैसे लड़के से करना, तो तुझ पर और हम पर खूब खर्च करे, तेरी सारी बातें माने। नंदिनी अक्सर सोचती, यह शादी है या समझौता? बढ़ती उम्र में सुंदर लड़की से शादी करने की कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी देवर जी को, पता नहीं। सुरेखा तो वरुण को नंदिनी के खिलाफ इस तरह भड़का रही थी कि एक दिन वरुण ने अपनी छोटी भाभी पर चीखना शुरू कर दिया और कहा, या तो आप इस घर में रहेगी या हम दोनों। बात क्या थी यह तो नंदिनी पहले समझ नहीं पाई, पर धीरे धीरे उसकी समझ में सब आने लगा कि आखिर देवर जी इतने गुस्से में क्यों हैं। रात रात भर उनके बेडरूम से जो बातों की आवाजें आती थी, वे दरअसल नंदिनी की शिकायतें ही होती थी। एक दिन जब सुरेखा के मम्मी डैडी और बहन उससे मिलने आए, तो सुरेखा ने उनके सामने भी नंदिनी की झूठी शिकायतें की और वरुण को रो रो कर मन गढ़ंत कहानियां सुनाई। नंदिनी दीदी मुझे खाना नहीं बनाने देती, बर्तन मांजने को कहती है, वॉशरूम साफ करने को कहती है। आप ही बताइए, मैं ये सब कैसे सहूं? आपकी माँ और दोनों भाभियां तो बहुत अच्छी है, पर यह नंदिनी भाभी मुझे बिल्कुल फूटी आंख नहीं सुहाती। आप कुछ कीजिए, वरना मैं आज ही अपनी मम्मी पापा के साथ वापस अपने घर चली जाऊंगी। जब नंदिनी ने सुरेखा की सूजी हुई आंखें देखी तो पूछा, क्या हुआ छोटी? तबीयत तो ठीक है? मैं ठीक हूँ दीदी, आप अपना सोचिए। मगरमच्छ के आंसू पहुंचते हुए उसने अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान बिखेर दी। नंदिनी की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह उसे अपनी छोटी बहन समझकर घर के कुछ नियमों से अवगत कराती थी। खाने में मिर्च मसाले थोड़ा कम रखने को कहती, साफ सफाई का ध्यान रखने को कहती। नंदिनी तो हमेशा सुरेखा की भलाई चाहती थी, पर सुरेखा उसे ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान बैठी थी। अब सुमित्रा जी भी हमेशा नंदिनी की शकल सूरत पर टिप्पणी करती और उसके हर काम में बुराई ही नजर आती। घर के सभी सदस्यों के इस बदले हुए व्यवहार से नंदिनी बहुत आहत होती, पर अपने स्वभाव के अनुसार उसने कभी अपने पति कुणाल को कुछ नहीं बताया और उनके परिवार वाले उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। एक दिन तो बात हद से भी ज्यादा बढ़ गई, जब सुमित्रा जी पूजा घर में पूजा कर रही थी, जो रसोई और डाइनिंग रूम के पास ही था, और रसोई में सुरेखा और दोनों बड़ी जेठानियां बातें कर रही थी। तब नंदिनी घड़े में पानी भर रही थी। सुमित्रा जी बार बार पीछे मुड़कर उसे देख रही थी। अचानक वे उठी और नंदिनी को बालों से पकड़कर रसोई में ले आई। नंदिनी ने सिर्फ इतना पूछा, क्या हुआ माँ जी? मुझसे कोई गलती हो गई क्या, जो आप मेरे बाल पकड़कर यहाँ खींच लाई हैं? सुमित्रा जी वही स्लेब पर अपना सिर पटकने लगी। कुछ दिनों से सुरेखा का ऐसा असर उन पर हो गया था कि वे नंदिनी को देखना भी नहीं चाहती थी। नंदिनी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि सासू माँ को अचानक क्या हो गया, जो अपनी पूजा छोड़कर उस पर इस तरह बरस रही है। तीनों बेटे, पोते पोतियां सब सुमित्रा जी के इस रूप को देखकर डर गए थे। बहुत मुश्किल से उन्हें संभाला गया। सबकी नजरें नंदिनी पर ही टिकी थी, जैसे माँ की इस हालत की जिम्मेदार वही हो। उस दिन के बाद से घर की मंझली बहू नंदिनी भी बदल गई, जिसे सब पढ़ी लिखी होकर भी अनपढ़ और गंवार समझते थे, जो सुबह से आंगन साफ करने, झाड़ू पोंछा लगाने और बर्तन मांजने में लगी रहती थी, वह अब सिर्फ अपने बच्चों और पति के खाने का ही इंतजाम करती, किसी को कुछ नहीं कहती, सबसे बोलना लगभग बंद कर दिया था, सिर्फ अपना जरूरी काम करती और सोचती कि बेकार में सासू माँ और परिवार के हर सदस्य की इतनी सेवा करती रही, दिन रात उनकी खिदमत में लगी रही, और बदले में यही मिला। धीरे धीरे उसने घर के कई काम करने छोड़ दिए, जिन्हें सिर्फ वही किया करती थी, जिसका किया कोई काम पसंद न आए
और जिसमें 1000 गलतियां निकाली जाए, उसके लिए समय बर्बाद करना बेकार था। कुणाल भी सब समझता था, पर माँ की खातिर और घर में शांति बनाए रखने के लिए कुछ नहीं कहता था। उसने नंदिनी के जन्मदिन पर उसे एक स्मार्टफोन दिया और कहा, खाली तो तुम बैठ नहीं सकती, तो इसी के साथ महन बहला लो। नितिन और राज से कुछ गेम इंस्टॉल करवा लेना। चाहो तो किंडल डाउनलोड करके अपनी पसंदीदा किताबें भी पढ़ सकती हो, और कुछ मंगवाना हो तो मंगवा लेना, मैं पेमेंट कर दूंगा। कुणाल जी का यह ध्यान रखना ही नंदिनी के लिए बहुत था। जब उसे अपने लिए समय मिलने लगा, वह अपने पसंदीदा लेखकों की किताबें पढ़ती और अपने मनोभावों डायरी में लिखने लगी। उसने ऑनलाइन कई साहित्यिक मंचों पर लिखना शुरू किया, ऑनलाइन काव्य सम्मेलनों में भाग लेने लगी और खुद में बहुत बदलाव महसूस करने लगी। काफी समय से वह मायके नहीं गई थी, क्योंकि सुमित्रा जी हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर उसे जाने से रोक देती थी। एक शाम कुणाल ने उसके हाथ में दिल्ली की टिकट और उसकी पसंदीदा ऑरेंज आइसक्रीम पकड़ाते हुए कहा, कुछ दिन मम्मी के पास चली जाओ, उनकी सेवा कर आओ, तुम्हारा भी मन बदल जाएगा। अभी उन्हें तुम्हारी जरूरत भी है, यहाँ की चिंता मत करो। माँ की नई फेवरेट बहू है ना, वह सब संभाल लेगी। थोड़ी दूरी रिश्तों में जरूरी होती है, तभी हमें एक दूसरे की अहमियत पता चलती है। नंदिनी की आंखें भर आई, वह बोली, आप ठीक कहते हैं कुणाल जी, मेरा भी बहुत मन कर रहा है मम्मी से मिलने का। यहाँ हर कोई आजकल मुझे नफरत भरी नजरों से ही देखता है। कुणाल के सीने से लगकर उसने पहली बार अपने मन का दुख साझा किया। अगले ही दिन कुणाल उसे छोड़ने एयरपोर्ट आया और कुछ ही घंटों में नंदिनी अपनी माँ के पास पहुंच गई। बिना बताए बेटी को अचानक सामने देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई, लेकिन मन का डर छिपा नहीं पाई। सब ठीक तो है ना नंदिनी, दामाद जी नहीं आए? तूने आने की कोई खबर भी नहीं दी। नितिन और राज भी नहीं आए। नंदिनी मुस्कुराकर बोली, मम्मी सब ठीक है, दोनों बच्चे छोटी बुआ के घर छुट्टियां मनाने गए हैं और इनके पास समय नहीं था। बहुत दिन हो गए थे ना आपको देखे हुए, बस इसीलिए कुणाल जी ने मुझे आपके पास भेज दिया। आपकी तबीयत कैसी है अब? माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, अब तुझे देखकर तो बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, सारी बीमारी तेरे आते ही दूर हो गई। पूरे 1 महीने माँ के पास रहकर नंदिनी खुद को तरोताजा महसूस करने लगी। बेटियां अपनी सांसों में माँ को खोजती है, निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करती है। फिर वही माँ जो अपनी बेटियों और एक बहू के लिए अलग व्यवहार करे और दूसरी बहू के साथ भेदभाव करे। सच ही है कि औरतों की असली दुश्मन कई बार औरतें ही बन जाती है। एक दूसरे को नीचा दिखाने में वे स्वयं कितना नीचे गिर जाती है, यह उन्हें पता ही नहीं चलता। नंदिनी के मायके जाने के बाद सुमित्रा भवन में सब कुछ बदला बदला सा लगने लगा। सुरेखा ने एक दिन रात का खाना बनाया और अगले ही दिन अपने मायके चली गई। अब घर के सभी कामों का भार काव्या की मम्मी पर आ गया। एक दिन बाथरूम में उनका पैर फिसल गया और उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। अब सुमित्रा जी का बुरा हाल था। उन्हें अपनी मंझली बहू नंदिनी की याद आने लगी। उन्होंने नंदिनी को फोन किया और रोते हुए बोली, माफ कर दे बिटिया, मैंने तुझ पर कितने जुल्म किए, हमेशा तुझे डांटा फटकारा। वह छोटी बहू मेरे कान भरती रही और मैं तुझे सताती रही। माफ कर दे मंजली बहू, अब वापस आ जा और अपनी गृहस्थी संभाल ले। नंदिनी का भी मन अपनी माँ के पास नहीं लग रहा था। उसे चिंता रहती कि कुणाल समय पर खाना खाते होंगे या नहीं। बच्चों की छुट्टियां भी समाप्त होने वाली थी और वे बुआ के घर से लौटने वाले थे। अगले ही दिन नंदिनी अपने ससुराल वापस आ गई। वहां सुमित्रा जी की तबीयत भी बिगड़ गई थी और उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। 1 महीने में घर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। नंदिनी ने आते ही पहले की तरह सब कुछ संभाल लिया, लेकिन अब कुणाल ने घर की साफ सफाई और बर्तन के लिए एक काम वाली भी रख ली थी। कुछ ही दिनों में सुमित्रा जी की तबीयत में सुधार हुआ और वे घर वापस आ गए। काव्या की मम्मी का फ्रैक्चर भी ठीक हो गया। नंदिनी के प्रति जो गलतफहमियां सबके मन में भर दी गई थी, वे धीरे धीरे दूर हो गई। असली मेल तो सुरेखा के मन में था, जो सारे गहने और जेवर लेकर चली गई और अगले ही दिन वरुण को तलाक के कागज भेज दिए। मंजली बहू नंदिनी
टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करती रही। सास बहू का रिश्ता माँ बेटी जैसा होता है। अपनी बीमार माँ को छोड़कर वह अपनी सास की सेवा के लिए लौट आई थी। कुछ महीनों में सब सामान्य हो गया। अब नंदिनी अपने लिए भी समय निकालने लगी और अपने लेखन के सफर को आगे बढ़ाने लगी। एक दिन जब डाकिया फिर घर आया तो नंदिनी ने अंग्रेजी में हस्ताक्षर करके कागज लिए। डाकिया हैरान रह गया। नंदिनी मुस्कुराकर बोली, चाचा जी, वेशभूषा देकर किसी की पहचान मत कीजिए। साड़ी पहनने वाली और सिर पर पल्लू रखने वाली हर औरत अनपढ़ नहीं होती। नंदिनी ने वह लिफाफा खोला जिसमें उसके काव्य संग्रह के प्रकाशित पुस्तकें थी और साथ में 21,000 रुपये का चेक भी था जो प्रकाशक ने भेजा था। किताब के पीछे नंदिनी की तस्वीर और उसका परिचय छपा हुआ था। उस दिन सबको समझ आ गया कि किसी इंसान की पहचान उसके रंग, रूप, कपड़ों या पहनावे से नहीं बल्कि उसके गुणों, मेहनत और संस्कारों से होती है। नंदिनी ने सुमित्रा जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया तो सुमित्रा जी ने उसे गले से लगा लिया और कहा, मंजली बहू, अब तेरे सपनों को पूरा करने का समय आ गया है। तूने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, अब अपने लिए भी जी, अपने सपनों को उड़ान दे। नंदिनी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वर्षों बाद उसे वह सम्मान मिला था जिसकी वह हकदार थी। उस दिन सुमित्रा जी को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था और वह उन्हें सुधारना चाहती थी। कहते हैं, समय चाहे कितना भी लग जाए, लेकिन सच्चाई और अच्छाई की जीत एक दिन अवश्य होती है। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं, समय उन्हें आईना जरूर दिखाता है, और जो लोग चुपचाप अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, भगवान उनके धैर्य और त्याग का फल अवश्य देते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति का सम्मान उसके रूप, रंग, कपड़ों या आर्थिक स्थिति से नहीं, बल्कि उसके चरित्र, संस्कारों और कर्मों से करना चाहिए। रिश्तों को प्रेम, विश्वास और सम्मान से सिंचा जाए तो वे जीवन भर साथ निभाते हैं। अगर इस कहानी ने आपको दिल को छुआ हो तो अपने विचार जरूर साझा करें। शायद यह कहानी किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जिसे आज सम्मान, हौसले और अपनेपन की सबसे ज्यादा जरूरत हो। धन्यवाद दोस्तों।